तो ये है साल की वो वीडियो जो कि ऑब्वियसली साल में एक ही बार बनती है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया के बारे में, रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मैच कार्ड के बारे में। जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैलेंस किया है नाइट 1 को, डेफिनेटली एक ऐसा शो होने वाली है, ऐसी नाइट होने वाली है जो कि हिस्ट्री बुक्स में लिखी जा सकती है, याद रखी जा सकती है काफी सारी बड़ी चीजों के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे मैचेस के बारे में जो कि होंगे इस रेसलमेनिया की नाइट 1 में। क्या शॉकर्स होंगे, क्या इस मैच के रिजल्ट होंगे, क्या वो अनएक्सपेक्टेड चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल कर सकती है रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 से। मेरी प्रेडिक्शन है इस वीडियो में, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। यूएस चैंपियनशिप मैच जेकब फाटू वर्सेस एलए नाइट, और इस मैच को देख के आई थिंक बहुत सारे लोग इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जेकब फाटू क्योंकि एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, तो इस वजह से उनका ये मैच जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। और मुझे ना ऐसा भी लगता है कि ये जो एलए नाइट को चैंपियनशिप दी गई ना इस मैच में, वो इस वजह से है कि ताकि जेकब फाटू के साथ मिलकर एक रेसलमेनिया में बड़ा मैच किया जा सके। मुझे लगता नहीं मैं ज्यादा यहाँ पे कुछ बोलूंगा तो वो सिर्फ ड्रैग करना ही होगा। मेरी बहुत ही सिंपल प्रिडिक्शन है यहाँ पर, मुझे लगता भी नहीं है कि इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और कर सकती है रेसलमेनिया में। इजी प्रेडिक्शन होगी, जेकब फाटू हरा देंगे एलए नाइट को और वो बन जाएंगे हमारे नए यूएस चैंपियन। और आई थिंक ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसका फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि जेकब फाटू के पास एक चैंपियनशिप आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट जेकब फाटू के लिए भी होगा क्योंकि वो पहली बार रेसलमेनिया में होंगे, और अगर वहां पर वो चैंपियनशिप कैप्चर करते हैं तो इसका मतलब कि उनका करियर, डब्ल्यूडब्ल्यूई का करियर यहां से और ज्यादा चमकना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल प्रेडिक्शन, जेकब फाटू जीत जाएंगे इस मैच को और वो बनेंगे नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस रे मिस्टीरियो, ये एक ऐसा मैच है जो कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेसलमेनिया के कार्ड पर होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको डाला है। और देखो, थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ऐसी स्टोरी लाइन जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो एल ग्रांडे अमेरिकानो का कैरेक्टर है ये ऐसा जरूर है कि फैंस को वो इन्वेस्ट करके रख सकता है। तो देखो, मैं तो इसमें जो कैरेक्टर वर्क है एल ग्रांडे अमेरिकानो का उसको देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। हाँ, इस मैच का रिजल्ट क्या होगा वो थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली सिचुएशन है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको दो तरीके से देख सकते हैं। या तो ये सिर्फ एक रेसलमेनिया तक का मूवमेंट बनाने के लिए मैच था, और अगर ऐसा है तो फिर मुझे लगता है कि रे मिस्टीरियो ये वाला जो मैच है वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर एल ग्रांडे अमेरिकानो को ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं रेसलमेनिया के बाद भी, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि उनको रेसलमेनिया के अंदर विक्ट्री मिल रही है। और देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि रे मिस्टीरियो को हम लोग हारते हुए देखना चाहेंगे, क्योंकि बंदा बहुत ही सीधा साधा मासूम किस्म का है, तो हमेशा इसके साथ अच्छा होते हुए हमको देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रे मिस्टीरियो एक लॉस सफर कर सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद उससे बेटर ये डिसीजन ले सकते हैं कि वो एल ग्रांडे अमेरिकानो को इस मैच में विक्ट्री थमाए। हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत भी हो जाए, लेकिन मैं जाऊंगा एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ, और देखते हैं कि क्या रेसलमेनिया में हमको अनमास्किंग भी देखने को मिलेगी इस बंदे की। और हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस मास्क के पीछे कौन है, तो शायद वो चीज रिवील भी हो सकती है। अगेन डिसअपॉइंटिंग है कि चैड गेबल रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होंगे। विमेन्स सिंगल्स मैच जेड कारगिल वर्सेस नेओमी, ये एक ऐसा कार्ड के ऊपर मैच है, मुझे अभी भी स्टिल लगता है कि लोग इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है। जिस तरीके से वो जेड कारगिल इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से बाहर रही थी, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेड कारगिल को लेके आके वो जो नेओमी के साथ पूरा एंगल किया, काफी ज्यादा पर्सनल ये इस फ्यूड को बना चुके हैं। और हमेशा जब भी चीजें पर्सनल हो जाती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की किसी भी राइवलरी के अंदर, तो उसको देखने में फैंस का इंटरेस्ट जरूर आता है। अब मैं देखने में इंटरेस्टेड रहूंगा कि ये जो मैच के अंदर अपनी केमिस्ट्री दिखा पाते हैं, क्योंकि देखो, जब बंदे पर्सनल होते हैं ना तो फिर वो ऐसे नहीं आते मैच लड़ने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि काफी धुआंधार किस्म का मैच है, क्योंकि अगर मैच इनका अच्छा नहीं हुआ ना रेसलमेनिया में, तो लोग फिर याद रखेंगे नहीं बहुत टाइम तक कि क्या हुआ था नेओमी और जेड कारगिल के बीच में। आई थिंक प्रेडिक्शन भी यहाँ पे बहुत सिंपल रहने वाली है, जेड कारगिल को डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से मोमेंटम देना चाहिए, और अगर वो उनको मोमेंटम देना है तो इस मैच के अंदर तो उनको जीतना ही पड़ेगा। मेरी प्रेडिक्शन रहेगी इस मैच में जेड कारगिल के लिए। लेकिन हाँ, नेओमी का कैरेक्टर वर्क कैसा होगा वो भी मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूं, क्योंकि इतने सालों से उनको हमने सिर्फ एक बेबी फेस की तरह ही देखा था। अब उनके लिए भी रेसलमेनिया जैसी बड़ी स्टेज पर एक चैलेंज तो देखो है। वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच वॉर रेडर्स वर्सेस न्यू डे। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। आई थिंक रेसलमेनिया की नाइट 1 पर अगर मैं पूरा कार्ड देखूं तो सबसे ज्यादा इजी है मैच प्रिडिक्ट करने के लिए। वॉर रेडर्स अभी चैंपियन है, जिस तरीके से न्यू डे ने पूरा बिगी के ऊपर टर्न किया है, अब जरूरत है यहाँ पे कि भाई न्यू डे को भी तुम उस वाली स्टेज पर लेके
जाओ कि लोग उनको एज हील सीरियसली लें। हमने वैसे न्यू डे को हील देखा है, लेकिन वो वाला हील होना बिगी के साथ पूरे एक फैक्शन की तरह, और यहाँ पर इनका डुओ हील होना बहुत अंतर है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ऑर्गेनिक टर्न जैसा था, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा बिगी के अगेंस्ट जाके वो अपना हरामी वाला जो कैरेक्टर है वो शो कर चुके हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे बहुत सिंपल रहने वाली है। पर्सनली वॉर रेडर्स के लिए मैंने हमेशा से ही बोला था कि यार इनके पास चैंपियनशिप आनी चाहिए, इंपैक्ट वो क्रिएट करते हैं अपने मैचेस के साथ, लेकिन वो एक स्टोरी लाइन वो अभी भी नहीं दे पा रहे जो कि बहुत ज्यादा मैं उनमें इन्वेस्ट कर सकूं। तो आई थिंक बेटर डिसीजन यही है, और मुझे लगता है यही होने भी वाला है। न्यू डे बनेंगे रेसलमेनिया के अंदर हमारे नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। WWE विमेंस चैंपियनशिप मैच, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। अब ये भी रेसलमेनिया की नाइट 1 पर एक ऐसा मैच है ना जिसके बारे में आप बिल्कुल ऐसे ठप्पा ठोक के बोल नहीं सकते कि इस मैच का रिजल्ट यही होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक तरफ टिफनी स्ट्रैटन को देखोगे तो उनके पास चैंपियनशिप है, तो WWE चाहेगी कि रेसलमेनिया में अगर वो अपने डिफेंस में इस मैच को हार जाती हैं तो एक फ्यूचर स्टार की तरह हम ऐसे कैसे किसी बंदी को देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट फ्लेयर, जिनके अगर आप रेसलमेनिया के मैचेस में रिकॉर्ड की बात करोगे तो आपको पता ही है, मतलब ओवरऑल अगर आप उनके रिकॉर्ड की बात करोगे, रेसलमेनिया को हटा भी दो चलो, तो उनका हारना इतना हमको दिखता नहीं है WWE के अंदर। वो कितनी बार की चैंपियन भी रह चुकी है विमेंस डिवीजन में। तो देखो बराबरी की टक्कर है। स्टिल इस पॉइंट पर मैं कंफ्यूज हूं कि मैं किसको पिक करूं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जो टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर है, इनकी कहानी रेसलमेनिया के बाद भी आगे जाएगी, और अगर वैसा WWE को करना है तो फिर इसका मतलब कि एक टाइटल चेंज हमको इस मैच के अंदर दिख रहा है। इसका मतलब कि शार्लेट फ्लेयर यहां पे टिफनी स्ट्रैटन को हरा के नई विमेंस चैंपियन बन जाएंगे। थोड़ा सा हार्ट ब्रेक वाला मूवमेंट, थोड़ा सा नहीं काफी बड़ा हार्ट ब्रेक वाला मूवमेंट ये हो सकता है टिफनी स्ट्रैटन और उनके फैंस के लिए, लेकिन अगर वही है कहानी अगर इनको आगे लेके जानी है, रेसलमेनिया के बाद भी प्रोग्राम इनका कंटिन्यू रहता है, तो फिर शायद शार्लेट फ्लेयर यहां पे जीती है। और अच्छी बात यह है कि जो वो शार्लेट फ्लेयर को एक बेफेस की तरह लेके आए थे, अब उन्होंने उनका कैरेक्टर चेंज कर दिया। तो अगर वो मैच ये हार भी, मतलब अगर टिफनी स्ट्रैटन हार भी जाती है शार्लेट फ्लेयर के सामने, तो वो कैरेक्टर वाइज काफी सूट करेगा और फिर फैंस को थोड़ा और इन्वेस्ट करके रख सकता है इनके बाद के प्रोग्राम में भी। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है शार्लेट फ्लेयर के लिए। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, गुंथर वर्सेस जे ऊसो। शायद ही हमको कार्ड के ऊपर सबसे पहला मैच ही दिखने वाला नाइट 1 में, और इस मैच के ऊपर सारे फैंस की निगाहें होने वाली है। ऐसे कह सकते हो कि नाइट 1 के लिए ये उन मैचेस में से है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। वैसे तो पूरी रेसलमेनिया मिस नहीं कर सकते आप। तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है। गुंथर ऐसा बंदा है जिसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जे ऊसो वो सामने से बंदा है जिसका रिकॉर्ड अब तक ऐसा रहा है कि वो जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच में जाता है तो फिर वो कभी भी उस मैच को जीतता नहीं है। स्टोरी इतनी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है, जिमी ऊसो इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और हो सकता है रेसलमेनिया की नाइट में हमको जिमी ऊसो फिर से इन्वॉल्व होते हुए दिखें। बहुत ज्यादा आई थिंक यहाँ पे डिवाइड हो चुकी है दोनों ही पार्टीज, जो जे ऊसो को सपोर्ट करते हैं, जो गुंथर को सपोर्ट करते हैं। एंड आई थिंक स्टिल मैं बिलीव करता हूं कि लोग इक्वल सोच रहे हैं कि जे ऊसो भी जीत सकता है, गुंथर भी जीत सकता है। और सच में इस मैच का जो रिजल्ट है वो प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जब हमको लगता है कि चीजें काफी ज्यादा ऑब्वियस दिख रही हैं, ट्रिपल एच के एरा में वो चीजें तभी पूरी उलट हो जाती हैं। देखो मैं गुंथर को एज चैंपियन वॉक इन करते हुए देख रहा हूं रेसलमेनिया में, क्योंकि ऑब्वियसली वो चैंपियन है, लेकिन वॉक आउट करते हुए नहीं। और इसका मतलब मेरी प्रेडिक्शन है इस मैच में जे ऊसो के लिए कि वो फाइनली क्राउन होंगे WWE में वर्ल्ड चैंपियन, जब वो गुंथर को हराएंगे रेसलमेनिया की स्टेज में। इसके पीछे एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं ये दे सकता हूं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जा चुका है जे ऊसो में, और अगर वो इस मूवमेंट को हिट नहीं कर पाते तो सिंपल है, फ्यूचर कुछ नहीं है जे ऊसो का, एटलीस्ट उस मेन इवेंट सीन के अंदर। भले ही वो कितनी ही मर्चेंडाइज बेच लें, भले ही लोग उनके लिए कितना ही ज्यादा हीट कर लें, भले ही कितना ज्यादा उनकी रेसलमेनिया के टाइम पे वो तगड़ी वाली हमको एंट्रेंसेस के टाइम पे बहुत तगड़ा वाला क्राउड दिख जाए, उन सारी चीजों को कोई मतलब बचेगा नहीं जब बंदा मेन इवेंट सीन में काम नहीं कर पा रहा। तो देखो ये एक डू और डाई जैसी सिचुएशन है। गुंथर का हारना यहाँ पे डाइजेस्ट करना मुश्किल तो है, और वो भी तब जब लोग बोलते हैं कि जे ऊसो भाई ये वो बंदा तो है नहीं जिसको मेन इवेंट सीन में होना भी चाहिए था। बट जो भी है WWE अब उस ट्रैक में गाड़ी आगे लेके जा चुकी है, तो वहां से उसको पीछे करना नहीं हो सकता, वो गाड़ी डीरेल ही वहां से होगी। तो मुझे लगता है WWE वो ट्रिगर शायद पुल करने वाली है। प्रेडिक्शन मेरी इस मैच पे रहेगी जे ऊसो के लिए, और वो मूवमेंट हमको देखने वाला है रेसलमेनिया में जब जे ऊसो के पास फाइनली एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। ट्रिपल थ्रेट मैच, रोमन रेंस वर्सेस CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस। ये है रेसलमेनिया के नाइट 1 के कार्ड पर वो मैच जो कि होगा रेसलमेनिया का मेन इवेंट, और सबसे ज्यादा अगर किसी मैच को लेके एक्साइटमेंट है तो वो इसी के अराउंड है। स्टोरी इतनी ज्यादा अपने आप में इंटरेस्टिंग हो चुकी है। पॉल हेमन वो बंदा जो किसी जमाने में CM पंक के साथ हुआ करता था, ब्रॉक लेसनर WWE से गया, तो उसके बाद रोमन रेंस ने
आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी की तरफ वो पॉल हेमन को लेके आए, और अब जब दोबारा सीएम पंक वापस आ चुके हैं तो यहाँ पे जो सारा मामला है वो यही है कि पॉल हेमन किसकी साइड जाने वाला है। एक फेवर के चलते रोमन रेंस के साथ थोड़ी धोखाधड़ी तो हो चुकी है, क्योंकि रेसलमेनिया के टाइम पर कॉर्नर पर वो रोमन रेंस के नहीं बल्कि सीएम पंक के खड़े होंगे पॉल हेमन, और ऊपर से सेथ रॉलिंस भी इसमें अपना एंगल डाल चुके हैं कि अब एक फेवर मुझे भी पॉल हेमन को चुकाना है, क्योंकि उन्होंने उनको स्टॉम्प नहीं मारा था। बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए अगर मैं इसको बहुत सिंपल रखूं तो मुझे ऐसा लगता है, देखो अभी से कुछ हफ्तों पहले मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच का रिजल्ट रोमन रेंस के फेवर में जा सकता है, बट अब मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता, कंसिडरिंग कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ऐसी बड़ी स्टेजेस पर वो हारते नहीं है। अगर आप सिर्फ पिछले साल की रेसलमेनिया को हटा दोगे, जिस तरीके से हमने स्टोरी को प्रोग्रेस होते हुए देखा है ना, वो ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो पाथ है वो कुछ ऐसा ही क्रिएट कर रही है कि अब रोमन रेंस चल रहा है इधर और सीएम पंक एंड पॉल हेमन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। सिर्फ पॉल हेमन ने अभी शायद अपने वो ट्रू कलर्स दिखाए नहीं है। तो मुझे देखो, अगर ऐसे रैंकिंग करनी हो ना, बड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए रेसलमेनिया का मैच है कि रोमन रेंस का चांस इस मैच में जीतने का सबसे कम है, और मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस ये मैच जीतने वाले हैं। अब यहाँ पे दो बंदे बचते हैं, पहला सीएम पंक और दूसरा सेथ रॉलिंस। आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्लियर विनर भाई अब रोमन रेंस नहीं जीत रहा तो फिर वो सीएम पंक ही है। मुझे इसमें डाउट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मौके पे चौका मारने का काम सेथ रॉलिंस से बढ़िया कोई करता नहीं है, स्पेशली जब रेसलमेनिया जैसी जगह की बात होती है। हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी हमने रेसलमेनिया वाले इवेंट में ही देखा है। तो देखो, सीएम पंक और पॉल हेमन, आई थिंक ये वो नेम, मतलब सीएम पंक ऑब्वियसली वो नेम है जो कि मैं सबसे ऊपर रखूंगा कि शायद इस मैच को जीत सकता, बट फिर भी अगर मुझे बोल्ड प्रिडिक्शन करनी होती भाई, मैं सेथ रॉलिंस के साथ ही जाता हूं। मुझे पता नहीं, अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार सेथ रॉलिंस का इस मैच में बहुत अच्छा जीतने का चांस है। ऊपर से रॉक की भी कुछ अलग इक्वेशन इसमें हो सकती है। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो, सारी वीडियोस देखते हो, तो फिर वो अलग अलग वीडियोस के अंदर मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं। प्रिडिक्शन अगर मुझे यहां पे एक देनी हो, रोमन रेंस तो देखो नहीं, पता नहीं मैं कितना गलत होने वाला हूं इस प्रिडिक्शन में। सेथ रॉलिंस के लिए मैं एक बोल्ड प्रिडिक्शन की तरह रखूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई एक बात बोलनी हो, वैसे मैंने सब कुछ ही घुमा फिरा के बोल दिया, लेकिन एक प्रिडिक्शन अगर मुझे आपको बतानी हो तो मैं जाऊंगा द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ, कि वो ये मैच जीतने वाले हैं, ट्रिपल थ्रेट वो जीतेंगे। और जैसा सेथ रॉलिंस ने बोला था कि इस मैच से फ्यूचर डिफाइन होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा जब पॉल हेमन साइड लग जाएंगे ऑफिशियली सीएम पंक के, और यहां से वो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे रोमन रेंस के, क्योंकि एक बड़ा बम अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया में नहीं फोड़ा, स्मूथ तरीके से इसकी एंडिंग दिखा दी, तो आई थिंक वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा हम फैंस के लिए भी। बाकी आप अपनी प्रेडिक्शन मुझे जरूर बताना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आगे रेसलमेनिया के रिव्यूज भी हम करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर सकते हो। बाकी अगेन अपनी प्रेडिक्शन आप बताना, एंड तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।